जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मित्रों बेल आइकन की घंटी भी दबाएं और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वैसे मित्रों मैंने एक कोशिश अभी 8-10 दिन मैंने की थी कि भारतनामा ये सीरीज हमारे महान पुरातन सनातन धर्म की गौरव गाथा सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट आपको सुनाए। अगर आपको वो भारत माता की सीरीज अच्छी लगती है तो मैं कंटिन्यू करने के लिए तैयार हूँ। कृपया आपके सहयोग की आवश्यकता है। आज चलते हैं कर्नाटका में माधवराव का अभियान। माधवराव ने लिखा है, अरे वाह, हा तो पहाडी किल्ला, वाह 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 वाह। श्रींच्या कृपेने आणि श्रींच्या इच्छेनेच एका दिवसात मराठ्यांनी जिंकला। क्या बात है, पहाड़ी किला है, श्री की कृपा रही और श्री की इच्छा से ही मराठों ने एक दिन में ये पहाड़ी किला जीत लिया। ये माधवराव के वाक्य है। तारीख थी 8 मार्च 1767। मधुगिरी का बड़ा कठिन में मतलब आप पिक्चर में भी देखिए, सीधी चट्टान पे ये किला बना है। वो किला मराठों ने माधवराव ने एक दिन में जीता। अब किला जीता, किले के अंदर निशान लगाने के लिए मराठे घुसे तो अंदर उन्होंने देखा कि बिजनौर की रानी और उसके साथ एक छोटा बालक भी था। दरअसल हैदर ने मधुगिरी के किले पे इनको कैद करके रखा था। अब बिजनौर की रानी तो थी, रानी को पहचानते भी थे मराठे, लेकिन वो बालक अचानक कौन था, सब अचंभे में पड़ गए। अब हराम का था, किसी बेगम का था, खवातीन का था, किसी कनीज का था या दरबार के तवायफ का था। इसमें आज भी इतिहासकारों को आज संदेह है कि वो बालक आखिर था किसका। अब मराठे भी पेच में पड़ गए कि भाई इनका अभी करना क्या है, और कारण भी वैसा हुआ क्योंकि मराठों ने रानी को पूछा। रानी बोली कि भाई बिजनौर तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे बाप रे, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि भाई इसका करे क्या। माधवराव ने हल निकाला। माधवराव ने उस बालक और बिजनौर के रानी को बड़े सम्मान पूर्वक पालकी में बिठाया और पुणे शनिवारवाड़ा भेजा। आगे चल के वो रानी पुणे में ही शनिवारवाड़ा से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा घर था। उस घर में उसका निधन हो गया। इसका मतलब है वो जो पुणे पहुंची है ना, उसके बाद मरते दम तक वो पुणे में ही रही। आगे बढ़ते हैं। अब मार्च में पूरे उत्तर कर्नाटका का अगर आप मैप देखोगे तो मराठे बिल्कुल विजिगीषु बने हुए थे। हर एक प्रांत आगे बढ़ रहे थे, जीत रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, जीत रहे थे। चेनराय दुर्ग हो गया, मड़कशिरे हो गया, दोड्डबाड़ापुर हो गया, चिक्कबाड़ापुर हो गया। नदी के इस पार उस पार एक तीर पे दोड्डबाड़ापुर, दूसरे तीर पे चिक्कबाड़ापुर। मेडगेसी हो गया, देवनहल्ली जीत लिया, होसकोटे पे गए वो जीत लिया, आगे कोलार गए वो जीत लिया। अब ये जो इलाका आप अगर मैप ध्यान में रखोगे तो तकरीबन 30 लाख रुपए राजस्व देने वाला ये प्रांत है जो मराठों ने 2 महीनों में जीत लिया था। लेकिन हम सब जानते हैं अभी कि नजर तो श्रीरंगपट्टनम में थी जहां हैदर था। अब वहीं समाचार मिल गया कि भाई निजाम मराठों को साथ देने के लिए भाग्यनगर से निकल पड़ा है। अब ये सुन के हैदर के पांव के तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि हैदर जानता था कि भाई मैं लड़ सकता हूं, लेकिन मराठे, निजाम और अंग्रेज ये तीनों के साथ
एक ही वक्त में एट ए टाइम लड़ने की उसकी औकात नहीं थी। उसने तुरंत अपने आपा जीराम और करीम खान, इन दोनों वकीलों को, जो पुरानी बिजनौर की संधि थी ना, जो दादा ने रायता फैलाया था, उसी संधि को फाइनल करने के बहाने माधवराव के पास इन दोनों को भेजा। दोनों वकील माधवराव के पास पहुंचे। माधवराव ने दो टुक कह दिया, नाना साहब ने 10-12 साल पहले जीता हुआ सारा मुल्क जो हैदर के पास है वो हैदर खाली करे, 33 लाख रुपए की नकदी दे, और जो हमारे मंडलिक संस्थानिक राजा हैं, संस्थानिक है, नवाब है, उनको आगे से परेशान ना करे, उनको उपद्रव ना दे। 17 मई 1767 को माधवराव ने इसकी हामी भरी है कि हाँ चलो ठीक है, ये नया करार ठीक लगता है। अब यहाँ करार से करार की जो शर्तें थी, इसमें निजाम भी अपनी चोंच मारने लगा। हाँ, उसने तो भाई संधि में जो माधवराव को मिली रकम थी या प्रदेश था, उसमें से पूरा आधा हिस्सा निजाम ने मांग लिया। अजब है ना भाई, 3 में ना 13 में सिर्फ निजाम की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए निजाम कटोरा लेके माधवराव के सामने खड़ा हो गया। अब जाहिर है ये पेशवा को तो नामंजूर था, है ना? कौन मंजूर दे सकता है भाई। अब पेशवा ने नामंजूर कर दिया तो इन दोनों में खटास पैदा हो गई। यहाँ नाराजी भी निजाम की पैदा हो गई, निजाम वहां से निकल गया। स्वार्थ को निजाम के धक्का लगा था। तुरंत उसका रिजल्ट पुणे से आ गया। क्या हो गया पुणे में? यहाँ निजाम चला गया, हाथ हिलाते कुछ नहीं मिला उसको, बाबा जी का ठुल्लू मिला उधर। वहां तुरंत पुणे में राघव दादा की लालच ने उछाल मारा, हमें कंगला रखोगे, और भारत खुद पैसे कमा रहा है, यूरोप से कमा रहा है, अफ्रीका से कमा रहा है, सब जगह से ऑयल से पैसे कमा रहा है, ये कैसे चल सकता है? हाँ चलो एक काम करो, वो मुंबई में जरांगे को उपोषण पे बिठा दो। जरांगे पाटिल हमारा यहाँ पे उपोषण पे बैठ गया। वहां पे अपना जो ट्रंप मामा है ना, वो मामा कुछ बड़बड़ करते गया। अगले हफ्ते जरांगे मुंबई में उपोषण के लिए बैठा। और अधेड़ तो सबको मालूम है कि भाई पहले ईवीएम के पीछे था, अब वोट चोरी। पता नहीं यार, ये बच्चों जैसा निरर्थक ये अब बोलने लगा, पता नहीं क्या खा पी कर ये बोलता है। चल वो हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन ये वही दाम्भिक अहंकार के चलते दाम्भिक लोगों की चालें हैं, ये समझ जाओ आप। वो चाहे 1767 हो या आज का 2025 हो। वो एक अमेरिकन गुलाम देखा ना आपने, गोरा, सुना होगा आपने। अब ये अमेरिकन एक गोरा अधिकारी है यूएस गवर्नमेंट का, वो पूरा सठिया गया है। वैसे उसकी उम्र भी 70 के आसपास होगी, पूरा का पूरा सठिया गया है, बौखला गया है। ये मंदबुद्धि ने जो रशियन ऑयल हमें मिलता है और हम आगे रिफाइन करके बेचते हैं, उस ऑयल के नफे को भारत के ब्राह्मणों के साथ जोड़ दिया। भाई भारत में ये ऑयल का धंधा ब्राह्मणों के हाथ में है क्या? और कौन ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण या वर्ण से ब्राह्मण? अब क्या है, अब आग तो लगानी है ना? कुछ भी बोलो, कुछ भी, म्हणजे इनको जूता मारने का मन करता है, सच में कहता हूं। या तो उनको जूता मारने का मन करता है या अपना माथा फोड़ने का मन करता है। बाद में इस गुलाम बुड्ढे ने लीपा पोती की ये एक्स पे कि भाई नहीं, एक अमेरिकन लेखक ने व्यंग्य के तौर पर बोस्टन के समय बोस्टन के जो नफेखोर थे ना, उनको
व्यंग में ब्राह्मण कहा था। अब उसने भी, क्या बोलूं, मुंह में गाली आती है, उसने भी ये क्या दी, व्यंग भी रचा तो ब्राह्मणों का नाम ले लिया 200 साल पहले। हाँ, अब ये 200-250 साल, पता नहीं, अब वो पुस्तक तो मैंने देखी नहीं है, उसने रेफरेंस दिया। अब वो 200-250 साल पहले को लिखा गया वो ग्रंथ या पुस्तक, अब उसमें लिखा गया वो व्यंग, इस मंदबुद्धि ने आज के रशियन ऑयल के साथ जोड़ के उसको स्पष्टीकरण दे दिया। क्या करे बताइए। निजाम को तो मैंने जैसे कहा मिला था बाबा जी का ठुल्लू, लेकिन उसका रिपल्केशन पुणे में आ गया। पुणे में राघवा दादा के षड्यंत्र फिर से शुरू हो गए। अब दादा के कारनामे की जैसे खबर माधवराव को मिली, माधवराव तीसरी बार हैदर अभियान को आधा छोड़ के पुणे लौटा। बताइए, तीसरी बार। 17 मई को रामशास्त्री प्रभु ने को माधवराव खत लिखता है। खत में माधवराव ने लिखा है, हैदर के साथ 33 लाख रुपए नगद तय हुई है। गोपाल राव पटवर्धन और रास्ते को बंदोबस्त के लिए कर्नाटक में रखा हुआ हूं। मित्रों, ज्येष्ठ के आरंभ में यानी 28 जून 1767 को माधवराव पुणे पहुंचा। यहाँ पे मित्रों थोड़ा हम हैदर और अंग्रेज के जो बिगड़ते जो रिश्ते हैं ना, उसकी तरफ ध्यान देना थोड़ा सा आवश्यक है। ये विषयांतर नहीं होगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है अगले 200-300 साल के लिए। हुआ यूं मित्रों कि 1767 में लगातार मैंने आपको बताया है कि 2 साल से अंग्रेजों को हैदर मात दे रहा था। अब इस 2 साल की हार से अंग्रेज बहुत चिढ़े गए थे और उन्होंने 67 में जाके पलटवार भी शुरू कर दिया था। आखिरकार अगस्त में अंग्रेजों ने हैदर के साथ युद्ध को छेड़ दिया। 1.5-2 साल ये युद्ध चला है। निजाम की मदद से युद्ध में हैदर ने अंग्रेजों को रगड़ा दिया पूरी तरह से। वहीं प्लासी और बक्सर के हार से उत्तर भारत के हमारे जो चवन्नी छाप चिरकुट मोमिन थे ना, अब वो भी अंग्रेजों से छिड़े हुए थे क्योंकि प्लासी और बक्सर दोनों में हारे थे। पूरा बंगाल अंग्रेज निगल चुके थे और सारे जो मोमिन हैं ये अंग्रेजों का हमला इस्लामियत पे हमला मानने लगे थे। तो वो चिरकुट, क्या कहते हैं, सल्तनते हिंद अब बुढ़ा वो भी चिढ़ा हुआ था। हालांकि ये मित्रों, ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ये हमारा बुढ़ा सल्तनते हिंद अब 1767 में मराठों का आश्रित बन चुका था, ना कि शिया शुजा का प्रयागराज में आश्रित बना था। विषयांतर नहीं करूंगा, हम सारे प्रबुद्ध मित्र हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अवध के शिया शुजा का आश्रित हमारा सल्तनते हिंद नहीं बना। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की हालत तो पतली हो ही गई थी और वो हालत पतली हमें, वो जो करार हुआ है ना युद्ध समाप्ति पर, वो करार को पढ़ने से हालत स्पष्ट हो जाती है। हैदर ने लगभग सारी शर्तें अंग्रेजों से मनवा ली थी। युद्ध समाप्ति के बाद हैदर ने मित्रों एक रंगीत पेंटिंग बनवाया था। मैं एआई वगैरह से अभी नहीं बनवा पाया हूं, लेकिन हैदर ने उस वक्त युद्ध समाप्ति पे का बनवाया था। इस चित्र में क्या था ये सुनो। इस चित्र में मित्रों हैदर की ये युद्ध छावनी थी। हैदर के युद्ध छावनी के, हैदर के कुर्सी के आगे मद्रास का गवर्नर और उसके पूरे जो काउंसिल मेंबर थे 3,
ये चारों घुटने पे हैदर अली से शरणागति मांगते हुए दिखाए गए थे उस तैल चित्र में। तैल चित्र था ये, बड़ा फेमस हुआ था ये चित्र, शायद आज भी है म्यूजियम में, मैंने देखा नहीं है लेकिन कहते हैं। अच्छा चलो, ये तो हो गया काउंसिल और गवर्नर जो घुटने पे हैदर के अली के सामने बैठे थे। हैदर अली के सीधे हाथ कर्नल स्मिथ खड़ा था। कर्नल स्मिथ के एक हाथ में उस संधि की कॉपियां थी और दूसरे हाथ में एक आधी टूटी हुई तलवार दिखाई दी थी। अब ये हो गई मित्रों जलालत, और ये जलालत नेक्स्ट लेवल की हो गई थी मित्रों, ये समझ लो आप इमेजिन करो, आपको भी शर्मिंदगी आएगी चित्र देखते हुए। और उसी चित्र में आगे सुनो, उसी चित्र में बाएं बाजू अंग्रेजों का वकील था डुप्रे, DUPRE, डुप्रे। अब डुप्रे हैदर के उल्टे हाथ के पास खड़ा है। हैदर ने उसका उल्टे हाथ से कान पकड़ा है और जो उसका सीधा हाथ था उसके सामने एक थैली थी नौकरनी दी हुई, और वो थैली से सोने के सिक्के निकालता हुआ उस चित्र में दिखाई दिया था। और ये विशेष है मित्रों कि ये करामत हैदर ने उन्हीं अंग्रेजों के नए तकनीक और आधुनिक फ्रेंच तोपे और कवायद फौज की मदद से अंग्रेजों को ही पटकनी दी थी, मानना पड़ेगा हैदर को। रही बात घुड़सवारों के युद्ध नीति की, अगर आप वो युद्ध पढ़ोगे, जो मैं चाहता हूं कि मैं पूरी डिटेल सारे तीनों युद्ध की आपको दे, जो 3 युद्ध हैदर ने अंग्रेजों के साथ लड़े, यानी 1767 से लेके 1799 तक। चलो, लेकिन इस युद्ध को आप अगर पूरी डिटेल पर पढ़ोगे या सुनोगे ना, तो आप भी जान पाओगे कि भाई ये तो श्री शिवराय के गनिमी कावा की कॉपी है, सीधी बात है। क्योंकि आपने देखा होगा प्रतापगढ़ से अफजल को नीचे खींच के अपने मावड़ों को जंगल में छुपा के एक दिन तय करके श्री शिवराय ने जो अफजल का पेट फाड़ा था ना, और फिर बाद में जो मोमिनों में भगदड़ हो गई, भगदड़ के बाद जो जंगल में छुपे हमारे मावड़े थे उन्होंने मोमिनों का कत्लेआम किया, उसमें फाजल खान अकेला बच गया, और वो जख्मी हालत में, लेकिन वो फिर बीजापुर पहुंच गया। ये कथा है, हम सबको अभी मालूम है। लेकिन ये जो कथा है और उनकी जो रणनीति है ना, बिल्कुल ये युद्ध में वही रणनीति हैदर ने अपनाई थी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हैदर युद्ध भूमि में खड़ा रह के, अग्रिम पंक्ति में खड़ा रह के युद्ध करने वाला सेनापति था, अब्दाली की तरह। वो इन भांड, चलो छोड़ो, आप समझ गए। और मराठों के सारी युद्ध नीति को बचपन से हैदर कर्नाटका में ही था, कर्नाटक में ही जन्मा था, तो देखते आया था। और यही अंग्रेज मात खा गए कि अंग्रेजों ने हैदर अली का अभ्यास नहीं किया। गनिमी कावा और तेज गति से सैन्य की मूवमेंट जो होती है, हलचल जो होती है सैन्य की, सेना की, और इन दोनों के साथ क्या था, उत्तम फ्रेंचों का तोफखाना था। बस ये 3 चीजें काम कर गई, अंग्रेज हार गए। अब इस हार से अंग्रेज बड़े बेचैन थे और अहंकारी गोरे शर्मिंदगी से पूरे लाल लाल हो गए। मद्रास लौटे सर नीचे कर रख के मद्रास लौटे सब। मद्रास आते ही लंदन वालों का वहां से फरमान आ गया कि भाई इस युद्ध में जो भी, जितने भी अधिकारी हो, काउंसिल मेंबर्स हो, जिन्होंने इस युद्ध को हारा है ना, उन सभी को निष्कासित कर दिया लंदन वालों ने।
आगे फिर चल के भ्रष्टाचार के आरोप में मद्रास के गवर्नर को भी कैद कर लिया और उसके बाद उसका बड़ा बड़ा बुरा हाल हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। बड़ा रोचक इतिहास है वो भी, लेकिन वो अंग्रेजों का मैं बताने लगूँ तो पूरा विषयांतर हो जाएगा, है ना। हाँ, अगर उस युद्ध और उसके बाद की जो अंग्रेजों की अवस्था हो गई है वो अगर आपको सुनना है, आपको उसमें अगर रुचि है, हैदर और अंग्रेजों के युद्ध में, तो भाई आपके सामने बंदा हाजिर है। बस मुझे 10-12 मैसेज करो, 10-12 जैसे मुझे कमेंट मिलेंगे कि नहीं योगेश भाई आप ये जारी रखो, तो मैं जारी रखूंगा। वंदे मातरम।